हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी नोट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बुक का रिव्यू। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय अरहंत पब्लिकेशंस एंड इट इज ऑथर्ड बाय वैभव आनंद भारद्वाज एंड खुशबू शर्मा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये बुक आपको हेल्प कर सकती है यदि आप एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। आपको लगता है कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं वो काफी ज्यादा लेंदी है और एग्जॉस्टिव है, तो ये बुक आपको कितना हेल्प कर सकती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो तय है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सिग्निफिकेंस रहती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान वो काफी ज्यादा हाई रहती है। आप ये ना सोचें कि एनसीईआरटी को आप स्किप करके प्रिपरेशन बिगिन कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपको कंटेंट मिलता है वो ना सिर्फ आपका फाउंडेशन बिल्डअप करता है, बल्कि आपको एक ये आइडिया देता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी का महत्व काफी ज्यादा है। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनसे नोट्स नहीं बना पाते, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये बुक डिजाइन की गई है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट की एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए केवल जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसको पढ़ सकते हैं, वही काफी रही। अराउंड 168 पेजेस में ये बुक लिखी गई है। 25 चैप्टर्स आपको मिलते हैं, एक अपेंडिक्स मिल जाता है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स की ग्लोसरी मिलती है, साथ के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लैंस मिलता है और आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, इस बुक की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि इस सीरीज में इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस की भी बुक्स आती हैं। अगर आप उन बुक्स को बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। इस बुक की एमआरपी रहती है, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली बुक की 175, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक्स मौजूद है। साथ के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी बुक्स का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हिंदी भाषा में कर रहे हैं तो आप इन किताबों के हिंदी संस्करण को खरीद सकते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट को बिल्कुल बारीकी से। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने एनसीईआरटी नोट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक। दिस बुक इज हाईली यूजफुल फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससीज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 चैप्टर्स आपको मिलते हैं, तो आइए जान लेते हैं उन 25 चैप्टर्स के नाम जो हमको इस बुक के अंदर पढ़ने हैं। तो यह रहता है आपका कंटेंट्स। चैप्टर 1 है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर 2 रहता है आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 3 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल और उसके फीचर्स। चैप्टर 4 इज इंडियन फेडरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 5th चैप्टर जो इस बुक के अंदर कवर किया गया है वो है सिटीजनशिप। 6th चैप्टर इज फंडामेंटल राइट। 7th इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद जो आपको 8वां चैप्टर मिलेगा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। 9th इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। 10th इज यूनियन लेजिस्लेचर। 11th इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। 12th चैप्टर जो इसमें कवर किया गया है वो है स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद आपको जो 13वां चैप्टर मिलेगा इस बुक के अंदर वो है जुडिशरी। 14th वन इज फेडरलिज्म एंड स्टेट रिलेशंस। 15वां है इमरजेंसी प्रोविजन। 16th इज सिविल सर्विसेज। 17th वन इज ऑफिशियल लैंग्वेज। 18th चैप्टर जो है वो आपका स्पेशल प्रोविजंस के साथ डील करता है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको 19 चैप्टर्स में मिलेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जिसमें आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। 20th चैप्टर डील्स विद इलेक्शंस एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, while the 21 chapters about special provisions for some states and regional aspirations. 22 चैप्टर डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 23वें चैप्टर में आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। 24th वन इज पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज, while the 25th और द लास्ट चैप्टर इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, नेबरिंग कंट्रीज एंड नेशनल सिंबल्स। उसके बाद आपको अपेंडिक्स मिलता है। तो सबसे पहले पहले ही चैप्टर को देखते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सोर्सेज के साथ, कि मतलब आपको बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर आप जो भी कंटेंट कवर करने जा रहे हो वो कंटेंट कहाँ से उठाया गया है। जैसे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, वो क्लास 11 की एनसीईआरटी से उठाया गया है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी रहती थी, जो फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दी गई है, और चैप्टर 1 से लिया गया है जिसका नाम था इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। जितने भी एक्ट पास हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, वो सब आपको बताए जाएंगे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो 1773 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो 1781 का। तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपने एम लक्ष्मीकांत को देखा है तो आप पाओगे इसका पहला चैप्टर और उसका पहला चैप्टर यानी कि एम लक्ष्मीकांत का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, दोनों में सेम कंटेंट मिलता है। फिर आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा जो 1946 में बनी थी, जो भी मेंबर थे उनकी क्या पोर्टफोलियोज थे वो आपको बताए जाएंगे। फिर आपका दूसरा चैप्टर रहता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी आपको सोर्सेज बताई जाएंगी। इस चैप्टर में जो भी कंटेंट रहता है वो क्लास 7 ओल्ड एनसीईआरटी का रहता है, क्लास 8 का रहता है, आपका क्लास
क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी का रहता है, क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी का रहता है। तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है वो आपको पता चलेगा, हिस्टोरी का बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो आपको पता चलेगा, कैसे नया संविधान फ्रेम हुआ हमारे भारत का वो आपको बताया जाएगा। फिर आपको एक टेबुलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के बारे में बताया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, और उनके चेयरमैन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आपको इसमें प्रोसीजर अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको ये टाइमलाइन मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि पहला सेशन कब हुआ, आखिरी सेशन कब हुआ, जितने भी सेशन हुए थे उन सबके आपको यहाँ पे टाइमलाइन देखने को मिलेगी। फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उनके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और आपके बलदेव सिंह, भीमराव अम्बेडकर। चैप्टर 3 आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल एंड इट्स फीचर्स, इसमें भी आपको सोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पाए होंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगी। फिर आपको यहाँ पे बताया जाएगा जो भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है वो आपको पता चलेगा। और एज इट इज़ आपको प्रीएम्बल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे। बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इनटू यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये चैप्टर 13 रहता है इस बुक का। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया जाएगा। कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ जजेस, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। ये 14 चैप्टर है फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर 16 चैप्टर है सिविल सर्विसेज। उसके बाद आपको 28 चैप्टर मिलेगा इस बुक का, इलेक्शंस एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये 24 चैप्टर रहता है जो पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज। इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, लॉ क्या होता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, नेबरिंग कंट्रीज एंड नेशनल सिंबल्स। इसमें आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन की हुई मिलेगी, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फिर आपको ये अपेंडिक्स मिलता है जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लेंस यानी कि एक ग्लिम्स दी जाती है, आपको आर्टिकल वाइज हर एक सब्जेक्ट मैटर बताया जाता है। फिर इसके बाद आपको ये शेड्यूल्स मिलेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस वर्ष में वो पास हुआ, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपको एक ग्लॉसी मिलती है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में जानकारी मिल जाती है, और या फिर मैं कहूँ डेफिनेशन आपको मिल जाती है, जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, हंग पार्लियामेंट क्या होता है, आपका आर्बिट्ररी किसे कहते हैं, बैलोट्स क्या होते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस बुक के कंटेंट को देख लिया होगा कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। अब बात करते हैं कि ये बुक आपके लिए कैसे यूजफुल साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बिगिन करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली हर कोई आपको ये रिकमेंड करता है कि आप एनसीईआरटी के साथ शुरुआत करो। इवन मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप हो जाएगा, आप अपने बेस को काफ़ी मजबूत कर लोगे। लेकिन आप थोड़ा एक नैरो पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको लगेगा कि सभी एनसीईआरटीज़ इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर आप सभी एनसीईआरटीज़ को पढ़ने बैठोगे तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे और काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस रहेगा। लगभग आपको 15 से 20 एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, ओल्ड और न्यू मिलाकर। तो वो ना पढ़कर क्यों ना आप एक ऐसी बुक ले लो जिसमें आपको एनसीईआरटी का जिस्ट मिल जाए, या फिर मैं कहूँ एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाए। इवेंचुअली एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 रीडिंग लगाई आपका काम हो गया, आपको नोट्स तो बनाने ही होंगे ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको। तो ऐसे में आप इस बुक के साथ जा सकते हो। इस बुक के अंदर जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस बुक के साथ जाते भी हो तो आप कोशिश करो कि जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको तो 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ लो। 15-20 दिन में कवर हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रहती है। और बाकी जितनी भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं 6 से 12 तक, चाहे वो नई हो पुरानी हो, वो भी यूज़फुल है। मैं ये नहीं कहा कि वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा हर एक एनसीईआरटी को पढ़ना, फिर उससे नोट्स फ्रेम करना, फिर उसको रिवाइज करना। तो क्यों ना आप इस बुक से पढ़ाई करो। इसमें आपको एनसीईआरटी पर ही बेस्ड कंटेंट मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, इनको आप रिवाइज भी कर सकते हो जब भी आप करना चाहो। और फिर इस बुक को पढ़ने के बाद आप एम लक्ष्मीकांत पे मूव कर सकते हो। मात्र 168 पेजेस में ये बुक लिखी गई है। ईजिली आपकी 1 से 1.5 महीने में ये बुक कवर हो जाएगी और आपका जो बेस है वो बिल्डअप हो जाएगा। और साथ के साथ ये जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 175 MRP है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे इस बुक की लगती है वो है इस बुक की प्रेजेंटेशन। जिस तरह से इस बुक को प्रेजेंट किया गया है वो तरीका काफ़ी शानदार है। इसमें जो आपको टेबल्स, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स मिल जाते हैं वो आपको रियली हेल्प करते हैं और सभी के सभी एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। तो इस बुक को पढ़कर ना सिर्फ आपका रिवीजन हो सकता है बल्कि आपका जो बेस है, जो आपका फाउंडेशन है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बुक है वो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इस बुक के साथ आप जा सकते हो। पर्सनली ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई। पहले जो मेरा नोशन था वो ये था कि एनसीईआरटी पढ़कर हमें नोट्स बनाने चाहिए, फिर उसको रिवाइज करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में एक ऐसी बुक आपको मिल रही है जो एनसीईआरटी पर ही कंप्लीटली बेस्ड है, तो क्यों ना उस बुक से ही पढ़ाई की जाए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो इस बुक से रिलेटेड या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी तरह के डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।